ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो हमारे सीरीज ऑफ लेक्चर्स इसमें चल रहे हैं एंड वी हैव टेकन 4 different lectures previous to this. This one is the 5th lecture in the sequence. So after discussing the Oersted discovery and the Biot-Savart law, we started finding out the magnetic induction for the different arrangements and geometries of the conducting wires, जिसमें एलिमेंटल लेवल पे हमको 2-3 बातें याद रखनी है। जैसे कि एक स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन हम कैसे लिख पाते हैं, अगर वो वायर इनफाइनाइट है या सेमी इनफाइनाइट है या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आइडेंटिफाइड है या फाइनाइट लेंथ की वायर है और पॉइंट आइडेंटिफाइड है एंड सो ऑन। सेकेंडरी हमें ये भी याद रखना है कि अगर हमारे पास एक आर्क है, सर्कुलर आर्क, तो उसके लिए हम मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे लिखते हैं। तो ये कुछ एक बेसिक फॉर्मूलीज हमें अपने जहन में अच्छे से बिठानी है और पिछले 3 लेक्चर से मैं इस पे बात करते आ रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक कि किसी रिवीजन की फिलहाल जरूरत होगी। मैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स के साथ अब कंटिन्यू कर रहा हूँ। आई होप कि इस सीक्वेंस में आज भी हम कुछ 10-15 अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस कर पाए और फिर इस सेक्शन को हम कंक्लूड कर लें और आगे बढ़ें इन द कमिंग क्लास विद द एम्पियर्स लॉ। वेल, लेट्स स्टार्ट विद आज जो क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे वो प्रीवियस लेक्चर वाले क्वेश्चंस से थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में ज्यादा होंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया है, तो उसमें थोड़ा सा हम डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ इसमें बताया जा रहा है कि एक वायर है, इनफैक्ट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी हमें निकालना है। यहाँ पे ये पॉइंट पी है और वायर को इस तरीके से अरेंज किया गया है एंड बोथ द साइड्स, बोथ द एंड्स आर एट इंफिनिटी, ओनली वन एंड इज नोन टू अस, और एंगल बाइसेक्टर पे ये पॉइंट कंसिडर किया है एट अ लोकेशन ऑफ एक्स, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। तो हमें इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन पॉइंट पी पे पता करना है। तो आइए सोचते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस वायर को एक नहीं बल्कि 2 सेगमेंट्स में इमेजिन करूंगा। तो ये एक वायर हो गई मेरे लिए और ये दूसरी सेगमेंट हो गई इसकी। ठीक है, बात समझ आ रही है बच्चों? Yes. The very important part here now is to get the perpendicular distance. पहले किसी एक वायर का मैग्नेटिक इंडक्शन निकालते हैं, फिर दूसरे का निकालते हैं और फिर जरूरत पड़ी तो दोनों का ऐड करेंगे या फिर दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो सबसे पहले हमें वायर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, लाइक दिस। अगर आप गौर करते हैं तो ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ये अल्फा बाई 2 बनेगा, शाबाश। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा x साइन अल्फा बाई 2, करेक्ट है? Yes. बिकॉज यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का हम इमेजिनेशन करेंगे, तो अल्फा बाई 2 का सामने का साइड है ये हाइपोटेनियस माना जाएगा अपोजिट टू दिस 90 डिग्री, तो उस हिसाब से ये वाला साइड अपना हो जाएगा x साइन डी अल्फा बाई 2। अब मैग्नेटिक इंडक्शन लिखना है तो ये वायर जो है, इस वायर को रेफर करते हुए अगर मैं लिखता हूं तो ये वायर मानी जाएगी सेमी इनफाइनाइट, पॉइंट पी हियर। तो पॉइंट पी से अगर इस एंड पर हम एंगल ढूंढें, एंगल को पता करें, ये वाला एंगल, तो बच्चों ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक हो रही है बात? Yes. और दूसरा एंगल अगर हम यहाँ पे निकालते हैं ना, इस साइड, तो ये लाइन ऐसी जानी चाहिए, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 90। तो हम समझ सकते हैं कि θ1 इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा बाई 2 एंड करस्पॉन्डिंग θ2 फॉर्मूले के हिसाब से मैं लिख रहा हूं तो 90। अब जो एंड इन्फिनिटी पे जाता है उस एंड का एंगल 90 होता है, हमें पता है ये, है ना? Yes. हाँ, अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन का। लेट्स से कि इसके मैग्नेटिक इंडक्शन को मैं थोड़ी देर के लिए B1 बोल दूं, तो फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई
ये जो r होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और इसके साथ हम आगे एक फैक्टर लगाते हैं sin of θ1 प्लस sin of θ2। करेक्ट हो रही है बात? yes, सो अब इसे पूरा करें बेटा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई। r फिलहाल के लिए कितना है फिलहाल की प्रॉब्लम में? x sin alpha by वेरी गुड, तो x sin अल्फा बाई 2 है इनटू, आगे चलें आप, sin θ1 मैंने कितना मेंशन किया यहाँ पे? sin 90 minus alpha by 90 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस दूसरा वाला फैक्टर हो गया sin 90। ठीक है, बस इसे रीअरेंज करें एंड यू आर डन विथ योर आंसर। सो b1 इज इक्वल टू, दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अब इसको तो कुछ कर नहीं सकते, जैसे वैसे लिखना पड़ेगा, x sin अल्फा बाई 2, दिस विल बिकम cos alpha प्लस 1। इतना मैग्नेटिक इंडक्शन का जो कंट्रीब्यूशन है बेटा वो पहली वायर दे रही है, पहली वायर। और अब अगर मैं बहुत ध्यान से चेक करूं, पॉइंट P पर इस मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। अब ये आपको खुद करके इमेजिन करना पड़ेगा। ये वायर है, वीडियो में देखो आपने, ये थंब से आपने करंट दिखाया, अब आपने वायर को यूं होल्ड किया, तो ये हाथ आपका ऊपर के पोर्शन में अंदर की तरफ जा रहा है, फिर ऐसे नीचे से घूम के नीचे वाले पोर्शन में ऐसे बाहर आएगा। तो इस पॉइंट पे निकालना है तो मैग्नेटिक इंडक्शन घूम के बाहर आएगा। yes, ओके, तो ये बाहर है। अब एग्जैक्टली ऐसा ही मैग्नेटिक इंडक्शन ये दूसरी वायर भी हमको बना के दे सकती है, अगर हम ये कहें कि भाई इसमें भी डिस्टेंस यहाँ पे आपने ऐसे परपेंडिकुलरली लिया वगैरह वगैरह, सेम कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम। तो बाय मैग्नीट्यूड अगर हम लिखेंगे तो ये B2 जो आएगा सेकंड वायर के लिए, ये भी इतना ही आएगा बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, एग्जैक्टली सेम। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। बाहर अगर ये भी बाहर की तरफ निकल गया तो दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, और अगर ये अंदर की तरफ निकल गया तो फिर दोनों का सब्सट्रैक्शन होकर के कैंसिल होकर टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब आप मुझे बताएं, अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ, आउटवर्ड है इनवर्ड है? outward ये भी आउटवर्ड है, वेरी गुड, शाबाश, क्योंकि ये थंब ऐसे जाएगा नीचे। अब पॉइंट P मतलब इस जगह पे तुम चेक करोगे तो इस वायर को अपने हाथ में अगर होल्ड करने की कोशिश करोगे तो पॉइंट P जिस साइड में है फिंगर ऐसे ऊपर निकल रही होंगी, तो दोनों आउटवर्ड है ना। मतलब नेट वैल्यू अगर हम लिखते हैं टोटल वैल्यू मैग्नेटिक इंडक्शन की, तो हमें करना पड़ेगा B1 प्लस B2। तो ये जो भी वैल्यू यहां बन रही है इसका 2 टाइम्स, और इसका 2 टाइम्स अगर मैं फाइनलाइज करता हूं तो बेटा आंसर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई की जगह हो जाएगा 2 पाई, 2 और 4 का कैंसिलेशन होने के बाद। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ये साइन अल्फा बाई 2 और आगे का ब्रैकेट जैसा है वैसे आप लिख लें, कॉस अल्फा बाई 2 प्लस, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक हो गई बात? yes, ऐसा नो? yes sir, आइए अब कुछ कुछ इसी तरीके का एक और प्रॉब्लम देखते हैं। आज के क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग हैं, आपको इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा तब जाके आप इससे समझ पाएंगे, ये बात जरा अच्छे से समझ लें आप। पैसिव ऑडियंस बन के अगर आप इसे सुनेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, राइट हैंड थंब रूल प्रॉपर्ली अप्लाई करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि आप चीजों को बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पर समझ पाए। Now see this particular question. इस क्वेश्चन में वही बोला गया है कि मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P हमें निकालना है ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एज शोन इन द फिगर। तो बेटा इसमें 3 सेगमेंट है, एक ये वाला सेगमेंट है, फिर ये छोटा सा फाइनाइट सेगमेंट यहाँ पे आया, फिर दूसरा ये वाला सेगमेंट है। अगर मैं ये कहता हूं कि इस सेगमेंट का मैग्नेटिक इंडक्शन 0 है तो इसमें तुमको कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी लेंथ के लाइन में ये पॉइंट P आ रहा है, तो इसका मैग्नेटिक इंडक्शन तो 0 हो गया। वैसे इस वायर की लेंथ की लाइन में ही ये पॉइंट P आ रहा है, मतलब इसका भी मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो गया? 0 हो गया। करेक्ट हो रही है बात? तो जो भी कंट्रीब्यूशन बनना है वो इससे बनना है, इस सेगमेंट से बनना है। तो ये एक फाइनाइट सेगमेंट की तरह अब देखा जाएगा, तो ये रहा इसका अपर एंड और ये रहा इसका लोअर एंड। तो ऐसी सूरत में अगर हम इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला लिखते हैं तो मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला आ जाता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई
आर माने वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसके लिए हम पॉइंट और वायर की लेंथ के बीच में कंसिडरेशन करते हैं। तो दिस गोज sin θ1 by sin θ1 plus sin θ2। अब आर को अगर आप डायग्राम के हिसाब से चेक करेंगे ना बेटा, तो ये ए है। आई होप आप ये समझ पाए, ये ए क्लियर है। वायर की लेंथ को हम एक्सटेंड करते हैं ना, याद आ रही है ना बेटा बात ये सब? Yes, sir. बॉयज रिकॉल कर पा रहे हो ना ये सब? यस सर। तो आर का वैल्यू ए है। अब रहा सवाल ये कि θ1 कितना है और θ2 कितना है। तो आपने यहां गलती नहीं करनी है, यहां मिस्टेक नहीं करनी है आपने। ये दो वैल्यूज हमें पता करनी है। अब देखो पॉइंट पी यहां है और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन ये है। लोअर एंड के लिए जो एंगल मेजर होगा वो तो बराबर ईमानदारी से मेजर हो गया, ऐसे। कितना आया θ2? 60। कोई टेंशन नहीं है। क्या अपर एंड का एंगल ऊपर की तरफ मेजर होना चाहिए था? Yes. होना चाहिए था ना ऊपर की तरफ। ये अपर एंड है, इसका एंगल ऐसा ऊपर की तरफ मेजर होना चाहिए था। सोचो अगर ये वायर ऐसी रहती, यहां पॉइंट लेते, तो ये ऐसे और ये ऐसे और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ऊपर का एंगल ऐसे और नीचे का एंगल ऐसे मेजर होता। Yes. तो लोअर एंगल तो बराबर मेजर हुआ, लेकिन ऊपर का एंगल क्या रिवर्स मेजर हुआ है? ऊपर का एंगल ऊपर की तरफ न मेजर होते हुए क्या नीचे मेजर हुआ है? Hmm. है ना? तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा हमको? Reverse. माइनस। वेरी गुड, शाबाश। इसको हम -30 लेंगे। दैट्स इट, काम पूरा हो गया आपका। फाइनल करो। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, आर की जगह आ गया ए, माइनस साइन ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 60। दैट्स इट। देखिए पूरा कर लें, कैलकुलेशन पूरा कर लें। यू आर डन विद योर आंसर। 4 पाई ए साइन 60 पहले लिखता हूं मैं यहाँ पे, √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये हाफ को बाहर ले आए एज अ कॉमन, और ये 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दे, और यहाँ रूट में ब्रैकेट में √3 - 1 फैक्टर जैसे है वैसे छोड़ दें, और फिर आंसर इसी तरीके से आप मेंशन कर दें। तो दिस विल बी म्यू नॉट आई, ये हाफ का जो 2 कॉमन है वो आ करके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 8 पाई ए, ब्रैकेट में आपके पास मिला √3 - 1। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। एंगल 30 नेगेटिव आना आपको अच्छे से समझ में आया बच्चों? Yes. बिकॉज दैट इज क्रूशियल। एंगल 30 का नेगेटिव होना काफी क्रूशियल है। वो समझ गए तो फिर बात आसान हो गई आपको। अब ये थोड़ा सा और टफ है, इसकी ज्योमेट्री और थोड़ी सी टफ है, केयरफुली करना है यहाँ पे भी आपने। तो एक इनफाइनाइट वायर को हमने कुछ इस तरीके से 45 डिग्री के लेवल पे बेंड कर दिया। फाइंड द इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बेंडिंग। तो ये डायग्राम मैं थोड़ी सी बड़ी करता हूँ यहाँ, ये। तो इस पूरी इनफाइनाइट वायर को बेटा हम 2 सेगमेंट में मानेंगे। ऑफ कोर्स इसका ये वाला एंड भी इन्फिनिटी तक जाएगा और ये लोअर पोर्शन है वो भी इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर हम इसके 2 सेगमेंट कंसिडर करते हैं, 2 पोर्शंस कंसिडर करते हैं, तो ये कहने में मुझे कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि इस वायर का कंट्रीब्यूशन 0 है, Yes. इस सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन 0 है। और बच्चों वो इसलिए भी 0 होगा बिकॉज जो पॉइंट हम मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए चॉइस कर रहे हैं, जहां पे हमें मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, वो अलोंग द लेंथ ऑफ दिस वायर आ रहा है। सो अलोंग द लेंथ हम जानते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन 0 हो जाता है। अब बचता ये, तो इसका एक एंड हमें पता चला और दूसरा एंड इंफिनिटी पे। सबसे पहला काम ये करेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर्च करेंगे। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर्च करने के लिए आप इस वायर को एक्सटेंड करेंगे। समझ आ रही ना बात बेटा? Yes. आप इस वायर को ऐसे एक्सटेंड करेंगे, करना ही पड़ेगा आपको एक्सटेंड, नहीं तो फिर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ही नहीं सकते हैं। वेट अ सेकंड, ये थोड़ा ज्योमेट्रिकली मतलब मेरा स्टाइलस प्रॉपरली नहीं जा रहा है। ये ऐसे, ठीक है। अब आपके लिए इस प्रोसेस में जो काम का डिस्टेंस बनता है वो ये बनेगा। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम केयरफुली देखेंगे तो ये भी 45 है, ये 45 है, इसलिए ये भी 45 है। करेक्ट है? ये Yes. 45 है तो ये भी एंगल 45 हो जाएगा क्रॉस, और ये 90 डिग्री और यहाँ 45 बनता है तो ये भी 45 बनेगा।
तो बहुत ही क्विकली मैं इस बात को आपको यहाँ कंफर्म कर सकता हूँ कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो हमारे लिए यूजफुल डिस्टेंस है, वो हो जाता है r/√2, Yes. because this angle will become r cos 45. Cos 45 will be r/√2. आई होप आप समझ पाए। Yes. हाँ, अब देखते हैं इसका दूसरा पहलू कि एंगल्स कैसे गिने। ठीक है, वैसे देखा जाए तो फिर मैग्नेटिक इंडक्शन हम इसी तरीके से लिखेंगे, B is equal to mu naught I upon 4 पाई। यहाँ पे मैं D मेंशन कर देता हूँ डिस्टेंस के तौर पे। R बोले तो फिर आप गलती से यही R पुट अप कर देंगे यहाँ पे, तो फिर गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने डिस्टेंस D लिखा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और आगे चल करके हमको sin θ1 प्लस sin θ2 इस तरीके से कहानी पूरी करनी है। ये सुनो, Yes. समझ में Yes. आ रही है ना बात? अब देखें, D का तो वैल्यू हमें पता चल गया, D हमने आइडेंटिफाई कर लिया बेटा, r/√2 है। हम लोग अटक रहे हैं θ1 कितना है, और फिर आगे चल के हमको ये भी पता करना है कि करस्पॉन्डिंग θ2 कितना है। अब एक बात तो तय है कि पॉइंट यहां है, ये जो लोअर एंड है इसका, लोअर एंड, ये एंड जा रहा है इंफिनिटी पे। जो एंड इंफिनिटी पे जाता है तो उसके लिए जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90. 90 बनेगा। तो वो बात खत्म हो गई। तो इंफिनिटी पे जाने वाले एंड का एंगल 90 बनता है, ये हमको पक्का पता है, तो ये तो टेंशन खत्म हो गया। अब रहा सवाल ये कि ये जो अपर एंड है इसके लिए एंगल कितना बनना चाहिए। तो बेसिकली अपर एंड के साथ इसका जो एंगल मेजर होना चाहिए वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, लेकिन हो कहां रहा है? नीचे की तरफ। ये एंगल हो कहां रहा है? नीचे की तरफ मेजर हो रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए इसको? ऊपर. ऊपर की तरफ। इसका मतलब एंगल तो 45 है, अपर एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच में एंगल मेजर किया जाता है। देखो, अगर मैं इसको सीधा सीधा बना के आपको बताऊं तो ये वायर है, मान लो, इमेजिन करो, ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, ये डिस्टेंस है जो भी है तुम्हारा, ये एक एंड, ये एक एंड। तो एंगल जो मेजर होता है ना, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और किसके किसके बीच में मेजर होता है? पॉइंट P से एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली लाइन और पॉइंट P से एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन के लिए एंगल मेजर हुआ, लेकिन होना चाहिए था ऊपर, लेकिन हुआ कहां? नीचे. नीचे। मतलब इस एंगल को हमें कैसे लेना चाहिए? -45. नेगेटिव लेना चाहिए, 45 डिग्री। बस वैल्यूज को पुटअप करें एंड यू आर डन विथ योर आंसर। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, डी की जगह पर आ जाएगा r/√2। फिर आगे कंटिन्यू करें, साइन ऑफ 45 लेकिन नेगेटिव में लेना पड़ेगा, प्लस साइन ऑफ 90। और एक बात मैं फिर आपको बता दूं, एंगल मेजर कहां से होता है? तो एंगल परपेंडिकुलर लाइन से एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में मेजर होता है। एंगल जो मेजर होगा उसकी शुरुआत जो होगी एंगल मेजरमेंट की, वो परपेंडिकुलर वाली लाइन से एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन, मतलब परपेंडिकुलर लाइन ये है, एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, तो ऐसे मेजर हुआ। ये होना चाहिए था ऊपर की तरफ, हुआ नीचे की तरफ, इसलिए नेगेटिव आया। आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। ऐसा नो? Yes. सो ये √2 फैक्टर मैंने ऊपर ले लिया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, ये हो गया बेटा 4 पाई आर। साइन 90 मैंने 1 पहले लिखा और बाद में ये मैंने ले लिया √2। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2 हो जाएगा। ये न्यूमरेटर का √2, डिनोमिनेटर का √2 यहाँ पे पूरी तरीके से कैंसिल होगा, और मुझे फाइनल आंसर कुछ ऐसे मिल सकता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर इन ब्रैकेट, इट विल बी √2 - 1। आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। Yes. ठीक हो रही है बात? ओके, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी देखते हैं। तो ये सब जो है ना प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप कैसे इसको, कितना इस पे प्रैक्टिस लगाते हो उस हिसाब से। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर गिवन है, आप देखें उसको, आगे ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है वही उसका आंसर है।
तो इस तरीके से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड लेंथ जो है उसकी a है, सो दिस इज साइड लेंथ a एंड करंट इज I करंट फ्लो होता है इसमें, और अब हमको ये निकालना है कि सेंटर पे कितना मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा। इस तरीके के किसी भी अरेंजमेंट में हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि नेट मैग्नेटिक इंडक्शंस ऐड हो रहे हैं या सब्सट्रैक्ट होते हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं कि पॉइंट सी पर इन तीनों वायर्स का मैग्नेटिक इंडक्शन कहां जाता है, इनवर्ड्स जाता है या आउटवर्ड जाता है, कहां जाता है? फिर आगे की बात बाद में करेंगे। आउटवर्ड। आउटवर्ड जाता है, इनवर्ड जाता है, आउटवर्ड जाता है, चेक करें जरा। आउटवर्ड मतलब फिर तुम गलती कर रहे हो, सीधा सीधा इनवर्ड। इनवर्ट इनवर्ड जाता है, आउटवर्ड कैसे दिखाई दिया तुम्हें, मुझे पता नहीं चला। व्हाई यू सेड आउटवर्ड? ना इन माय ओपिनियन ये बहुत मेजर मिस्टेक है। अगर आपने इनवर्ड आउटवर्ड सही तरीके से नहीं पहचाना, अगर मेरी क्लास में मैं फिजिकली ले रहा होता क्लास सामने, तो मैं बहुत डांटता। ये बहुत मेजर मिस्टेक है, आप इसमें गलती करने का कोई चांस ही नहीं है, इसमें गलती करना ही नहीं चाहिए आपने। इनवर्ड आउटवर्ड शुड बी एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड कैसे हो रहा है। और हवा में बात नहीं करें, पहले फिजिकली हैंड का अरेंजमेंट वैसे बनाएं आप, और चेक करें। आप फिर एक बार बोलें, इनवर्ड जा रहा है कि आउटवर्ड जा रहा है? इनवर्ड। इनवर्ड जा रहा है, ठीक है। एंड इट इज वेरी मेजर मिस्टेक, क्योंकि आपके इसके ये गलती करने से आपका पूरा आंसर बदल जाता है। बहरहाल तीनों वायर्स का जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो इनवर्ड ही जा रहा है, तो वी विल ऐड इट, एडिशन हो जाएगा। तो किसी एक वायर का पहले निकालते हैं, क्योंकि पॉइंट सिमेट्री सेंट्रॉइड पर आ रहा है, सिमेट्रिक पॉइंट है, तो डिस्टेंसेस सेम होंगे, करंट भी सेम है, तो बाकी दोनों तीनों का मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो सेम ही बनेगा। और इनवर्ट है, इसका मतलब पूरा एडिशन ही करना पड़ेगा हमको। तो आए देखें, इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं। लेट्स से कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, अब ऐसे ज्वाइन करा देते हैं, ये इधर, ये इधर। अच्छा बेटा, ये तो 90 हो गया, ये कितना होगा? a/2। ये भी कितना हो जाएगा? a/2। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब टोटल एंगल इधर का कितना है? वर्टेक्स एंगल। 60। अब इसको 60। बाइसेक्ट करा तो इधर कितना आया? 30। अगर इधर 30 आया, तो ये बताने में तुमको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि ये कितना है। 60। 60 है, शाबाश। सो दिस साइड इज आर, लेट मी राइट इट हियर, एंड लेट मी टेल दैट कि ये वाला एंगल भी 60 है और ये वाला एंगल भी 60 है। और गुड न्यूज इज दैट कि ये बराबर एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज चला है कि नहीं? क्योंकि परपेंडिकुलर वाली लाइन से एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन के एंगल एक क्लॉकवाइज चलना है, एक एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एक ऊपर जाना है, एक नीचे जाना, तो बराबर आ गया। तो एक चीज तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश हो गई कि θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। चलो ये मामला निपट गया। अब हमें आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए हम tan 60 ले लेते हैं, tan 60 से काम चलाते हैं। tan 60 ये वाले ट्रायंगल में काम करते हैं, tan 60, तो tan 60 क्या हो जाएगा? a/2 डिवाइडेड बाई r। tan 60 अपना होता है √3, so it will become a/2 r, therefore r is equal to a divided by 2√3, या जरूरत पड़ने पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, a is equal to 2√3r। करेक्ट जा रहे हैं? यस। देखो इसमें कोई गलती नहीं हो ना, नहीं तो फिर हमने यहाँ कुछ गलत कर दिया तो फिर सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगी। tan 60 √3 हो गया, a/2 अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय दिस r, a/2r। if we go for r, then r is equal to a/√3, a divided by 2√3, और a is equal to 2√3r। ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ एक सिंपल वायर को कंसिडर करता हूं, तो ये तो एक फाइनाइट वायर का सेंस बनता है। फाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन किसी एक वायर का रेफरेंस बनाते हुए अगर हम लिखें यहाँ पे, तो म्यू नॉट करंट I 4 पाई। अब हमें लिखना है डिस्टेंस r, और वो डिस्टेंस r कितना है? a/2√3 a डिवाइडेड बाय 2√3 इनटू, डोंट फॉरगेट, साइन ऑफ 60 प्लस साइन ऑफ 60। करेक्ट हो गई बात? यस। अब छोटा मोटा, बिल्कुल छोटी मोटी कैलकुलेशन है यहाँ पे। ये 2 काट दिया मैंने, √3 ऊपर ले लिया, सो ये b1 हो गया अपना √3 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय
this is going to be 2 pi a sin 60 2 root 3 divided by 2 if I'm not wrong, क्योंकि ये भी root 3 by 2 होगा, ये भी root 3 by होगा, ऐसा 2 बार होगा, 2 बार होगा ऐसा मतलब। तो ये 2 कट गया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये root 3 हो गया। So you will be expecting an answer mu naught 3 mu naught divided by 3 mu naught I divided by 2 pi a। बट बच्चों ये जो कंट्रीब्यूशन है ये कितनी वायर्स का हुआ? 3, एक वायर का हुआ, सिंगल वायर। और ऐसे पूरे ट्रायंगल में कितनी और वायर्स हैं? 3, 2 और, मतलब टोटल मिला के 3 बार ये वैल्यू होनी चाहिए, है कि नहीं? टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन होना चाहिए 3 टाइम्स ऑफ B1। जितना B1 है वैसा B2 होगा, वैसे B3 होगा, तो टोटल वैल्यू 3 टाइम्स हो जाएगी। सो क्या फाइनल आंसर हम ऐसे लिखें? करेक्ट हो गई बेटा बात? yes, तो ये जो बताया गया था आंसर आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से इसे निकाला जाएगा। 3 टाइम्स क्यों किया है ना, समझ में? yes, ओके। अब मैं इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपके सामने एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, आंसर भी बता रहा हूँ आपको, आपने इसको अच्छे से ट्राई करना है और आंसर निकालना ही है। तो एक रेक्टेंगल है यहाँ पे, एंगल्स ढूंढें, डिस्टेंसेस ढूंढें, अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करें। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हम 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये बात याद रखें, क्योंकि ये जो लेंथ है ये √3a है और ये वाली जो लेंथ है ये a है, तो अलग अलग है। तो पहले √3a का कैलकुलेशन करें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर a वाला कैलकुलेशन करें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर उन दोनों का एडिशन करें। आ गया समझ में? yes, आंसर गिवन है तो आंसर को चेक करें, उस हिसाब से फिर अपना आंसर क्लेम करें। आप कर पाएंगे ना ये? क्या करके दिखाना पड़ेगा? करना है, होमवर्क है आपका ये। ओके विद दिस? मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में होमवर्क इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अदरवाइज मैं इलस्ट्रेशन कराते वक्त होमवर्क अवॉइड करता हूं, नहीं देता हूं। बट खास करके यहां मैं होमवर्क इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको कुछ एक रिलेटेड प्रैक्टिस मिले। बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो आप जो करना है करते रहेंगे, इलस्ट्रेशंस तो मैं पूरे सॉल्व करवाता हूं हमेशा, बट इंटेंशनली मैंने आपको यहाँ पे होमवर्क देना है कि आप इसको हैंड्स ऑफ प्रैक्टिस में स्ट्रॉन्ग कर लें। यही अब आए, वी हैव 2 लॉन्ग म्यूचुअली परपेंडिकुलर करंट कैरिंग वायर्स I1 I2, इसमें करंट चल रहा है। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स एट व्हिच द मैग्नेटिक इंडक्शन इज 0। तो ये कह रहा है कि एक ऐसी जगह बताएं, एक ऐसा पॉइंट बताएं जहां मैग्नेटिक इंडक्शन 0 है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं ना, बाकी जगह जहां कहीं भी वो 0 हो रहा होगा, होगा नहीं होगा, दैट्स डिफरेंट पॉइंट, लेकिन यहां जरूर 0 होगा, yes, क्योंकि दिस इज द पॉइंट विच इज एग्जैक्टली ऑन द बॉडी ऑफ द वायर। तो यहाँ तो 100% 0 होना ही है इसको। अच्छा, आप ये भी चेक करें कि कौन से क्वाड्रेंट में ये 0 होगा। अच्छा, ये वायर्स हैं और इसमें करंट I2 और इसमें करंट I1 चल रहा है। आप मुझे एक बात बताएं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे कैसे होंगे? सो I1 वाले का ना बाहर आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, I1 का मैग्नेटिक इंडक्शन बाहर आएगा और I2 का मैग्नेटिक इंडक्शन अंदर जाएगा। करेक्ट हो रही है बेटा बात? सोचें, पक्का? I2 करंट ऊपर चल रहा है, फिंगर्स ऐसे मुड़ेंगी तो इस रीजन में फिंगर की टिप्स अंदर घुसेंगी, तो मैग्नेटिक इंडक्शन अंदर गया इसका I2 का। और I1 का करंट ऐसे चल रहा है, फिंगर्स ऐसी मुड़ी, ऊपर वाले पोर्शन में ऐसी बाहर आती हुई नजर आई फिंगर्स, ये यूं यूं, तो मैग्नेटिक इंडक्शन बाहर आएगा इसका। yes, बॉयज क्लियर है ना ये? yes sir, तो अपोजिट हो गए, अगर ये इक्वल भी हो गए तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा मैग्नेटिक इंडक्शन। 0 होने के लिए शर्त होती है ना कि दोनों इक्वल भी होनी चाहिए और अपोजिट भी होनी चाहिए, तो अपोजिट तो हो गए। यस और नो? अगर किसी पॉइंट पे ये मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वल हो जाते हैं तो फिर वहां पे नेट वैल्यू 0 होगी, और हमें वही तो ढूंढना है कि नेट वैल्यू 0 हो जाए। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा पॉसिबल है कि ये 0 हो जाए,
यस और नो? Yes. आंसर करें यार जरा जल्दी जल्दी। अच्छा, अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में I2 वाला मैग्नेटिक इंडक्शन तो भारी आएगा, लेकिन I1 वाला देखेंगे ना, सॉरी I1 वाला तो भारी आएगा, लेकिन I2 वाला देखेंगे तो वो भी भारी आएगा। देखो आप फील करो, I2, ये वायर को आपने यूं मोड़ा ऐसे ऐसे, ये यूं मोड़ा आपने, ये यूं, तो इधर वाले रीजन में ऐसे फिंगर बाहर आ रही है आपकी, तो I2 की वजह से भी बाहर आया और I1 की वजह से भी बाहर आया। हाँ या ना? पूरा करना है अपने को लेक्चर आज। Yes, sir. Correct. जरा जल्दी रिस्पॉन्स करें प्लीज। तो इस रीजन में ये हो ही नहीं सकता कि मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो हो, इट्स नॉट पॉसिबल। अब थर्ड क्वाड्रेंट देखते हैं। अगर थर्ड क्वाड्रेंट को मैं केयरफुली देखूंगा ना, तो I1 वाला मैग्नेटिक इंडक्शन अंदर जाएगा और I2 वाला मैग्नेटिक इंडक्शन बाहर जाएगा। I1 वाला मैग्नेटिक इंडक्शन, फिंगर ऐसे घूम के नीचे की तरफ अंदर जा रही है, ये वायर ऐसे ही नीचे घूम के अंदर जा रही है फिंगर, तो I1 की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन अंदर जाएगा, और I2 का तो वैसे भी बाहर ही आ रहा था उस रीजन में, तो यहां Yes, भी sir. कैंसिल हो सकता है। यहां भी अगर ये इक्वल हो गए किसी वजह से, तो यहां भी कैंसिल हो सकता है। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट ऐसे होंगे जहां पे कैंसिलेशंस हो सकते हैं। अब चेक करते हैं फोर्थ और लास्ट क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में I1 का मैग्नेटिक इंडक्शन तो अंदर जाएगा, लेकिन I2 का भी अंदर जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इनका जीरो होना नामुमकिन है। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विल बी द प्लेसेस वेयर दे मे गेट द जीरो मैग्नेटिक इंडक्शन। अब चलो इमेजिन करते हैं, कंसिडर करते हैं कि ये इस तरीके का अरेंजमेंट है, और मैंने एक पॉइंट कहीं रेफर किया, जो I2 से x डिस्टेंस पर है और I1 से y डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट P पर क्या हुआ कि दोनों वायर्स की तरफ से डेवलप होने वाला मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वल हो गया। अगर इक्वल हुआ तो जीरो हो जाएगा, पक्की बात है, क्योंकि डायरेक्शंस तो हम कंफर्म कर चुके हैं, दे विल बी अपोजिट, तो सिर्फ इक्वल करना है, हाँ या ना? अरे भाई कुछ तो बोलो। तो म्यू नॉट I1 अपॉन, ये इनफाइनाइट वायर्स हैं, लॉन्ग वायर मतलब इनफाइनाइट वायर्स, 2 पाई I1 के लिए डिस्टेंस y है, इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट I2, 2 पाई I2 के लिए डिस्टेंस x है। मैंने इनको इक्वल कर दिया, अपोजिट तो है, समझ में आ गई ये बात हमारे, तो जीरो हो जाएगा पॉइंट P पे। अब अगर मैं कैंसिलेशंस करता हूं यहाँ पे, तो मैं देखूंगा ये 2 पाई म्यू नॉट, ये फैक्टर पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, और इसका रीअरेंजमेंट मैं ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ I1 बाय I2। करेक्ट हो गया बेटा बात? Yes. तो ये कुछ कुछ ऐसा है बेटा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये किसकी इक्वेशन है? मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पता होगा। Straight line. यस, जिसमें c एक टाइप ऑफ कांस्टेंट होता है या इंटरसेप्ट होता है। जब x और y को जीरो कर दिया जाएगा तो फिर इंटरसेप्ट क्या है उस हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इतना तो समझ में आ गया ना कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये इसी तरीके की इक्वेशन बन रही है जो भी अभी हमने बनाई यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन है, इट शुड बी अ straight line and it is passing through origin, और origin से पास होना ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो जीरो बनता ही है। तो इसका मतलब ये कोई एक ऐसी लाइन होगी जिस पर मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो है। इन्होंने बोला ना वो लोकस पता करें जहां मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो है, तो वो लोकस एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है। आया समझ में? Yes. ओके, आइए एक और देखते हैं, जरा क्विक रिस्पॉन्स करें, हमको ये सेक्शन आज एंड करना है पूरा, नहीं तो लेक्चर 1 आवर से ज्यादा खींचना पड़ेगा फिर मुझे। If the resistance of the upper half of the region is twice to that of the lower half, अब ये एक ही लूप है लेकिन इसमें
अलग अलग सेगमेंट्स का इस्तेमाल किया गया कुछ इस तरीके से कि ऊपर वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस डबल है और नीचे वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस उसका हाफ है कंपैरेटिवली। तो फिर सेंटर पर कितना मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा ऐसे बोल रहा है। अब इसको थोड़ा टफ करने की कोशिश की इन्होंने। लेट्स से कि इसमें करंट जो एंटर करता है वो आई करंट एंटर करता है और ऊपर के सेगमेंट में जो करंट चला जाता है ऐसे मानते हैं I1 जाता है, और नीचे के सेगमेंट में जो करंट जा रहा है ऐसे मानते हैं कि वो I2 है। लेकिन हम लिख सकते हैं कि I2 इज इक्वल टू I माइनस I1। इतना तो हमें समझ में आया। अगर I करंट में का I1 ऊपर गया तो बचा कितना, I1 माइनस I2, सॉरी I माइनस I1। लेकिन बताया ये जा रहा है कि ऊपर के सेगमेंट का रेजिस्टेंस अगर मैं थोड़ी देर के लिए R1 बोल दूं तो वो 2R है, और नीचे के सेगमेंट के रेजिस्टेंस को अगर मैं थोड़ी देर के लिए R2 बोल दूं तो इट्स जस्ट R, because it is said that the upper half is having a resistance double to that of the lower half। अब चाहे जो हो जाए बेटा, ये दोनों क्या पैरेलल में हैं? अगर देखा जाए तो इन इन पॉइंट्स के अक्रॉस ये दोनों पैरेलल में है ना, ये पॉइंट और Yes, ये sir. पॉइंट अगर मैं लेता हूँ, पैरेलल की एक खासियत ये होती है कि उसका पोटेंशियल सेम होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अपर हाफ का पोटेंशियल अगर V1 है और लोअर हाफ का पोटेंशियल अगर V2 है तो वो इक्वल होना चाहिए, बिकॉज दे आर इन पैरेलल। दैट्स द वेरी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, सीरीज पैरेलल सर्किट्स का ये बहुत फंडामेंटल पॉइंट है। जब कभी भी कोई भी कंपोनेंट्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। अब आप बताएं ऊपर वाले का पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे I1 R1। नीचे वाले का कैसे लिखोगे आप? ओम्स लॉ यूज करें, I2 R2। अब R1 तो है बेटा 2R, I2 की जगह मैं चाहूं तो लिख सकता हूं I माइनस I1, और R2 को बस R लिखना पड़ेगा। तो ये कैंसिल हो गया ये दोनों साइड से, मुझे मिला 2I1 इज इक्वल टू I माइनस I1, 3I1 इज इक्वल टू I। इससे पता चलता है कि I1 इज इक्वल टू I बाय 3। डन विद दिस। अगर I1 I बाय 3 है तो I2 निकालें अलग से, I माइनस I1, I माइनस I बाय 3। हालांकि ये कैलकुलेट करना भी नहीं चाहिए, 2I बाय 3। अगर एक I बाय 3 है तो दूसरा 2I बाय 3 होगा ना, 1/3 2/3 का प्रोपोर्शन बनेगा, सिंपल बात है। अब मैग्नेटिक इंडक्शन निकालते हैं। तो ऊपर के सेगमेंट का मैग्नेटिक इंडक्शन बच्चों अगर मैं ठीक से लिखूंगा तो ध्यान करें, हाफ सर्कल है वो। हाफ सर्कल का मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? म्यू नॉट करंट जो भी है उसका डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई नहीं होता है 2, कितना होता है 4R. उसका रेडियस जो भी है, फिलहाल रेडियस आर ए है, सॉरी उसका रेडियस है। लेकिन ध्यान करो तो ये I1 है ना, it is I1, the current in the upper portion is I1, therefore B1 will take a value of mu naught I divided by 12A। सोचो तो सही किया मैंने। yes, अब ये बताओ इनवर्ट है क्या आउटवर्ड है? Outward. Inward है sir. एंटी क्लॉकवाइज करंट है। थंब कहां जा रहा है देखो ना यार, तुम करो ना, तुम करके देखो। मैं 50 बार बोल रहा हूं तुमको, ये सुनने से नहीं आएगा, ये सुनने देखने से नहीं आएगा, ये तुमको करना पड़ेगा। ये फिजिकली आप अपने राइट हैंड को वैसा अरेंजमेंट दें बाकायदा, इवन इन एग्जामिनेशन हॉल में भी आप ऐसा करें तो ही करेक्ट आंसर निकलेगा कॉन्फिडेंस के साथ, नहीं तो वो इमेजिनेशन में नहीं होता आंसर, गलत होगा, चांसेस हैं कि गलत हो जाए। अरे भाई एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज है करंट ऊपर का, ये देखो क्लॉकवाइज में अंदर जाता है ना यार, और अगर फिंगर की टिप्स ऐसे चलेगी तो थंब तो अंदर ही जाएगा। बोलो हाँ। yes, तो ये अंदर गया। अब लोअर सेगमेंट का कैलकुलेट करो, फटाफट करना है, टाइम पास हो रहा है, स्लो चल रहा है न्यूमेरिकल, नहीं तो फिर इसके लिए आंसर आएगा म्यू नॉट करंट है I2 डिवाइडेड बाय 4A, सो B2 विल बी, अब I2 का वैल्यू हमने निकाला 2I बाई 3,
तो इसको कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, लेट्स राइट 12a, कैंसिल वैंसिल मत करना। अब ये बताओ कि ये अंदर है कि बाहर है, सोच समझ के बताना प्लीज, गलती नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ ये सीरियस मिस्टेक है अगर तुमने डायरेक्शन गलत बता दी तो। बाहर। यस, ये बाहर की तरफ आएगा, ये यूं चलेगा, ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, ये ऐसे चलेगा, फिंगर की टिप से करंट बता रहे हैं, लूप है ना बेटा, ये ऐसे बाहर की तरफ चलेगा। डू इट, अरेंजमेंट करने के बाद ही फिजिकली तुमको समझ में आएगा वो अंदर है कि बाहर है। बहरहाल पता चला कि इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है कि नहीं। Yes. अब नेट वैल्यू जो निकलेगी ना अपनी, वो निकलेगी B1 माइनस B2 या B2 माइनस B1, वट एवर यू वांट टू से। लेकिन बड़ा कौन सा वैल्यू है, बाहर वाला वैल्यू बड़ा है क्या छोटा, अंदर वाला वैल्यू बड़ा है? बाहर। बाहर वाला है, 2 टाइम्स दिख रहा है यहाँ पे, बाकी सब तो सेम है, तो नेट वैल्यू भी बाहर की तरफ आएगी, ये बात समझे आप। और बाहर की वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव z एक्सिस लेते हैं और अंदर की वैल्यू को हम नेगेटिव z एक्सिस लेते हैं। तो जब हम इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो फाइनल आंसर तो हमें यही देना है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 12a। और हमको ये बोलना है यहाँ पे कि ये बाहर की तरफ होगा, क्योंकि सब्सट्रैक्ट करने से पहले जब हमने देखा दोनों में से बड़ी वैल्यू जो है वो बाहर वाले की है, तो फिर साइन भी बाहर वाले का, डायरेक्शन भी बाहर वाले का देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, ये पॉजिटिव z एक्सिस को क्लेम करेगा। Yes. तो ये प्लस के क्या, अब देखो यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, तो यहाँ प्रॉपर जस्टिफिकेशन हमको देना पड़ेगा ना भाई, कि प्लस क्यों। ठीक हो रही है बात? आए एक और देखते हैं अभी, थोड़ा सा तेज हो जाए बेटा आप, थोड़ा सा तेज, नहीं तो लेक्चर का लेंथ बढ़ाना पड़ेगा मुझे। मैं देख दो न्यूमेरिकल के लिए अलग से कोई लेक्चर लेना नहीं चाहता, अगली क्लास में होपफुली हम एम्पियर्स लॉ ही शुरू करना चाहेंगे। अब यहां मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, ये पॉइंट पी पे करंट आई चल रहा है, तो टोटल इसमें अगर तुम ध्यान देके देखोगे कितने सेगमेंट हैं, तो ये एक सेगमेंट हो गया, फिर करंट इधर चला आए दूसरा सेगमेंट, ये चला इधर आए तीसरा सेगमेंट, फिर करंट इधर घूमेगा बेटा, ध्यान लगाओ, चौथा सेगमेंट, पांचवा सेगमेंट, और ये करंट अपना लूप पूरा करता है छठा सेगमेंट। अगर मैं ये कहूं कि पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन हम निकालना चाह रहे हैं, आउट ऑफ 6 डिफरेंट सेगमेंट्स दिस सेगमेंट विल कंट्रीब्यूट 0, तो गलत नहीं होगा ना। Yes. Yes. एंड दिस सेगमेंट विल कंट्रीब्यूट 0, ये भी गलत नहीं होगा। यस। Yes, sir. अब देखें, ये सेगमेंट की तरफ से कुछ मिलेगा और ये वाले सेगमेंट की तरफ से भी कुछ मिलेगा, और पॉइंट है एंड पे, पॉइंट इज एट द एंड, बिल्कुल ये फाइनाइट वायर है लेकिन पॉइंट एंड पे है पक्का, कंफर्म। Yes. एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ एंड है वो, एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ एंड। तो आपको याद है एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ एंड पे हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, जनरल फॉर्मूला? Mu not I. यस, 4 पाई जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ एल एंड, मतलब ये एंगल हमारा हो जाएगा साइन ऑफ 0। जैसे अगर मैं इस वायर के रेफरेंस में बात करने लग जाऊं आपके साथ, तो ये एग्जैक्टली एंड, तो यहां तो कोई एंगल ही नहीं बना। हाँ, दूसरे के लिए कुछ एंगल जरूर बनेगा, ये दूसरे एंड के लिए यहाँ कुछ एंगल जरूर बनेगा, θ2, θ1 इधर बनता है, तो इधर तो बना ही नहीं, ये तो एंड पर ही आया ना, समझे नहीं समझे? Yes. प्लस जो भी θ2 यहाँ बनना है, इस हिसाब से चलेगा, ऐसा चलेगा। अब चाहे तुम θ1 को 0 बोलो या θ2 को 0 बोलो, अब इस वायर के लिए θ2 0 हो गया, θ1 इधर का, सॉरी θ2 बना और θ1 इधर का 0 हो गया। लेकिन ये वर्टिकल वायर अगर तुम लोगे तो इसके लिए ये लोअर एंगल बना, लेकिन अपर एंगल जो बनता था वो तो नहीं बना, सामने ही पॉइंट आया ना, तो θ1 की जगह θ2 0 हो जाएगा और θ1 आएगा। मतलब कहने का मतलब दोनों में से कोई एक एंगल आएगा, दोनों में से दूसरा एंगल नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या जनरलाइजेशन हम ऐसे कर लें, जनरलाइजेशन एकदम एकदम सिंपल जनरलाइजेशन हम ऐसे कर लें कि फिलहाल वाले इन सभी केसेस में जो मैग्नेटिक इंडक्शन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय
4 पाई आर इनटू साइन 0 तो निपट जाएगा 0 और बचेगा साइन थीटा रादर सेइंग थीटा 2, बस थीटा बोल दो। करेक्ट हो रही है बेटा बात? तो अब हमको 6 डिफरेंट सेगमेंट्स में से 2 सेगमेंट के आंसर तो 0 मिल गए, मतलब इसकी तरफ से 0 मिला, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसकी तरफ से भी 0 मिला, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। बचे 4 सेगमेंट्स का कैलकुलेशन करना है। तो पहले इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप होगा बच्चों, मैं उसे कॉल करने जा रहा हूं B1। तो लेट मी राइट B1 म्यू नॉट करंट I 2 पाई A, डिस्टेंस इज A, समझ पा रहे हैं आप? A करेक्ट है, दिस इज A, यस और नो? यस सर। और अगर मैं कहूं साइन 45 तो चौंकना नहीं तुमने। दिस इज A एंड दिस साइड इज ऑल्सो A, दो साइड सेम है और राइट एंगल 45 भी बनता है, चौंकने वाली बात ही नहीं है। यस क्या कहते हो? तो सॉल्व करने पे मुझे इसका आंसर मिलता है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2√2 पाई A, 2√2 पाई A बाहर, नहीं अंदर, सॉरी अंदर, देख लो 4 पॉइंट पाई P है। हाँ मैंने गलती करी यहाँ पे, 2 पाई लिखा मैंने, तो ये होना चाहिए 4 और उस हिसाब से ये होना चाहिए 4√2, करेक्ट है? तो ये आना चाहिए और अंदर ही जाएगा विदाउट एनी हेजिटेशन, पक्की बात, एकदम अंदर ही जाएगा। अब ये जो सेकंड वायर है यहां वाली, इसका आंसर क्या आएगा? एग्जैक्टली वैसा ही, लेकिन इस मैग्नेटिक इंडक्शन को हम B2 बोलेंगे, और अगर मैं B2 लिखता हूं तो इट विल बी एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम। देख लो, यस और ये भी बेटा अंदर की तरफ ही जाएगा, यस चौंकना नहीं। तो सबसे पहले तो इन दोनों की नेट वैल्यू निकालते हैं B। तो दोनों का एडिशन करने पे आंसर बनेगा ये वाला, और एंड इट विल बी अंदर ओनली, करेक्ट? 4 का 2 हो जाएगा, दोनों का एडिशन 2 टाइम्स 2 4 कट के इतना। आई होप समझ रहे हैं आप बात को। यस सर अब जैसा कैलकुलेशन आपने इन दोनों सेगमेंट के लिए किया ना, वैसा ही ये दोनों सेगमेंट के लिए करना है, लेकिन ख्याल रहे इस बार पॉइंट P पर इनका सेपरेशन जो है ये 2A है, ख्याल रहे इस बात का। और एंगल तो वैसे ही बाइसेक्टर ज्वाइन करूंगा तो 45 ही बनने वाला है, ठीक है? यस तो इसकी वैल्यू मैं बोलता हूं B3 और इसकी वैल्यू मैं क्लेम करता हूं B4। तो अगर मैं गलत नहीं लिखूं तो B3 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4√2 पाई 2A। सोच के देखो भाई, यहां भी साइन 45 बन रहा है, टेंशन मत लो, एग्जैक्टली सेम वैल्यूज, खाली ये जो डिस्टेंस है ये 2A हो गया, बाकी 4√2 जैसा था वैसे आया। समझो बेटा बात को? यस तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय ये कैलकुलेशन के बाद हो गया 8√2 पाई A, और अगर मैं ध्यान दूं तो ये बाहर है, बाहर है, बाहर 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 यस बाहर है। पॉइंट P ऊपर है, इस वायर के लिए ऊपर के सारे रीजन में बाहर है, इस वायर के लिए निकालो एग्जैक्टली इतना ही, टेंशन मत दो प्लीज, एग्जैक्टली उतना ही है, नहीं है यस बॉयज? बाहर है बॉयज, आ रहा है, क्लियर आ रहा है? यस सर। ये भी बाहर है, तो ये ऐसे देखो, ये ऐसे ऐसे नीचे, इस वाले रीजन में कहा जाएगा? इस वाले रीजन में, इस वाले अंदर। रीजन में जहां मैं ये मार्कर घुमा रहा हूँ, ये हाइलाइटर घुमा रहा हूँ, अंदर जाएगा ना यस यस हाँ इस वायर की वजह से, इस वाले रीजन में, फिर पलट के पीछे से घूम के दूसरे बाजू वाले रीजन में से बाहर आएगा,
ये वाले रीजन में भार आएगा, और पॉइंट भी हमारा ये रीजन में है तो भारी आएगा ना, क्या कहते हो? Yes. फिर इन दोनों की एडिशन करके इसका एक नेट वैल्यू निकलता है। लेट्स से कि ये मैंने बी बोल दिया, अब मैं इन दोनों का एडिशन कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4√2 पाई ए, टोटल वैल्यू भारी होगी। अब हमको निकालना है बी नेट, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए चलो बी डैश बोल देते हैं। तो इफ यू चेक इट वेरी केयरफुली, तो इन दोनों का एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, क्या करना? Subtraction. सब्सट्रैक्शन, दूसरा चांस ही नहीं है, सब्सट्रैक्ट ही करना पड़ेगा बिकॉज दे आर कंप्लीटली Opposite. opposite to each other. They are opposite to each other. Subtraction. No other way. You have to subtract it. तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये बड़ा है, बी बड़ा है, क्योंकि ये बाई 2 है, ये बाई 4 है, तो नेट वैल्यू तो भारी बननी है अपनी, सॉरी नेट वैल्यू तो अंदर ही बननी है, नेट वैल्यू तो अंदर बननी है, क्योंकि ये बड़ा है, ये बाई 2 है, ये बाई 4 है। आई होप आप समझ पा रहे हैं बात को। Yes. अब जब हमने इन दोनों का सब्सट्रैक्शन किया तो मैं ऐसे लिखूंगा बी माइनस बी डैश, तो ये सब्सट्रैक्शन आप चेक कर लें, आंसर इसका यही आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4√2. 4√2 पाई ए एंड इट विल बी अंदर। क्लियर हुआ? Yes. Now the next question which is coming is very important question for this segment, very important segment, very important question for this segment. कोई गलती नहीं करना है इसमें, बिल्कुल इत्मीनान से आपने इसको पूरा करना है। मैं एक 5-7 मिनट लेक्चर को एक्सटेंड करूंगा, जरूरत पड़ी तो 10 मिनट एक्सटेंड करूंगा, बट आज ये मामला खत्म करना है आपको। तैयार है ना सब लोग? Yes. ओके, मैं जरा क्वेश्चन अलग और डायग्राम अलग से पुट अप करता हूं ताकि आपको समझ में आए बात क्या है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज आगे चल के हम एक आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, पैरेलल वायर्स में जब करंट फ्लो कराएंगे हम एक साथ, तो फिर उसमें जो मैग्नेटिज्म डेवलप होगा वो अट्रैक्शन डेवलप करेगा या रिपल्शन डेवलप करेगा, किस तरीके के फोर्सेस को वो डेवलप करेगा, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल है। तो तैयार हो जाएं, जरी भी गलती नहीं करना, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से सारी चीजों को समझना। दो वायर से हमारे पास, एक में करंट चल रहा है 2I और दूसरे में करंट चल रहा है I, अपवर्ड डाउनवर्ड करंट चल रहे हैं। A, C और D इन पॉइंट्स पर हमको मैग्नेटिक फील्ड्स निकालने हैं, ठीक है, और ये गैप्स हमें बता दिए गए हैं इनके पूरे। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये जो वायर नंबर 1 है, इसके लेफ्ट साइड मैग्नेटिक इंडक्शन कैसा होगा डायरेक्शन वाइज? अंदर अंदर होगा, शाबाश। और राइट साइड कैसा होगा? बाहर बाहर होगा, वेरी गुड। वायर नंबर 2 के लेफ्ट साइड कैसा होगा? अंदर बाहर. लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेफ्ट, अंदर दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। वायर नंबर 2, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। तो वायर नंबर 2 के लेफ्ट साइड यहां कैसा होगा, इस रीजन में कैसा होगा, इसकी अंदर। वजह से? पक्का अंदर होगा ना? और इस Yes. रीजन में कैसा होगा? बाहर. बाहर होगा, ठीक है ना? ये 4 बातें पहले आपने एकदम अच्छे से दिमाग में बिठानी है। अगर इसमें गलती कर दी आपने समझने में, तो ये न्यूमेरिकल पूरी तरीके से आप फेल हो जाएंगे। अब इसमें मैं फिर एक बार 10 सेकंड के लिए रुक रहा हूं, देखें सारे डायरेक्शन क्लियर हो गए आपको, बता दें आप मुझे। राइट हैंड थंब रूल लगाएं आप बाकायदा। यहाँ फिंगर की टिप्स, थंब ऊपर जा रहा है 2I, फिंगर की टिप्स अंदर, पीछे से घूम के बाहर, अंदर से बाहर। इधर थंब नीचे जा रहा है, अंदर, पीछे से घूम के ऐसे बाहर। करेक्ट है? अब पॉइंट ए पर निकालने की कोशिश करते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, ये जो सेकंड वायर है इसके पूरे लेफ्ट रीजन में भारी रहेगा, याद रखना। और जो फर्स्ट वायर है इसके पूरे राइट रीजन में अंदर ही रहेगा, ये याद रखना। मतलब ये पूरे रीजन के लिए लिखा गया है, इधर कहीं भी पॉइंट में कंसिडर करूंगा तो सेकंड वायर का कंट्रीब्यूशन अंदर ही होगा और फर्स्ट वायर का कंट्रीब्यूशन बाहर होगा, ठीक है?
अब बताएं, अगर मैं मैग्नेटिक इंडक्शन पॉइंट ए पर लिखने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास एक पहली वायर का कंट्रीब्यूशन है और एक दूसरी वायर का कंट्रीब्यूशन है। क्या करूं, इनका एडिशन करूं या सब्सट्रैक्शन करूं? सब्सट्रैक्शन। वेरी गुड, सब्सट्रैक्शन। क्योंकि फर्स्ट वायर का कंट्रीब्यूशन रीजन ए के लिए अंदर की तरफ है और सेकंड वायर का कंट्रीब्यूशन टू इट्स लेफ्ट, सॉरी, फर्स्ट वायर का कंट्रीब्यूशन टू इट्स लेफ्ट बाहर की तरफ है और सेकंड वायर का कंट्रीब्यूशन टू इट्स लेफ्ट अंदर की तरफ है। तो दोनों का क्या करना पड़ेगा हमें? Subtraction. सब्सट्रैक्शन। अब चूंकि ये इनफाइनाइट वायर्स हैं, इनफाइनाइट वायर्स हैं, तो आंसर साफ है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 pi. 2 पाई फर्स्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए माइनस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय सेकंड वायर के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a है। 2a, यहां मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, पहली वायर का करंट 2i है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो A के लिए जो मैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप होगा वो होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए, 2 माइनस 1/2। करेक्ट है? Yes. यस। Yes, sir. यस सर। 4 माइनस 1/2, 3/2, 3/4। तो A का आंसर आ गया 3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए। सही हो गया। अब एग्जैक्टली ऐसा ही आपने निकालना है सी पर और डी पर। अब सी पर निकालते हैं। तो सी के लिए वायर 1 का कंट्रीब्यूशन अंदर है और वायर 2 का कंट्रीब्यूशन भी अंदर है। व्हाट डू यू से? Yes. क्या करना चाहिए? एडिशन। थोड़ी देर। तो यस, आई वाज ऑन अ पॉइंट के पॉइंट नंबर सी जो है उसके लिए इन दोनों वायर्स के कंट्रीब्यूशन को एडिशन करना पड़ेगा। नो अदर चांस, मतलब इसलिए कि दोनों का डायरेक्शन सेम है ना? Yes. तो अगर मैं फटाफट लिखूं तो पहली वायर का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा म्यू नॉट 2i डिवाइडेड बाय 2 पाई A by 2. a by 2 प्लस म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 2 पाई a by 2। तो ये एडिशन कर लें, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब मैं इसमें वक्त अपना खराब नहीं करता हूं। तीसरा पॉइंट निकालना है डी। डी पॉइंट में पहली वायर का कंट्रीब्यूशन क्या है? अंदर. अंदर की तरफ है। और दूसरी वायर का कंट्रीब्यूशन क्या है? बाहर. तो क्या करेंगे? Subtract. सब्सट्रैक्ट। वेरी गुड। तो पॉइंट डी के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो पहली वायर का कंट्रीब्यूशन जो अंदर की तरफ है वो मैं लिख रहा हूं म्यू नॉट 2i डिवाइडेड बाय I must write 2 pi and the distance is 2a minus mu naught I divided by you have 2 pi a। तो आप इसको फाइनलाइज कर लें, इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। यस और नो? अब हमसे ये पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द पोजिशन ऑफ लाइन ए सी डी वेयर द नेट मैग्नेटिक इंडक्शन इज 0। एक ऐसी जगह भी बताएं, बोल रहा है जहां पे नेट मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। 0 होने के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी पड़ती हैं। कौन कौन सी 2 रिक्वायरमेंट बताएं आप मुझे? अपोजिट डायरेक्शन। Point along the line. वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे पहले तो ये कि जो भी मैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप हो रहा होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए और इक्वल चाहिए। तो इसका एक 100% प्रूफ हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों वायर के बीच में कहीं भी 0 नहीं हो रहा है। ये तो पक्का है। दोनों वायर के बीच में कहीं भी 0 नहीं हो रहा है 100%, क्योंकि दोनों वायर के बीच में दोनों का डायरेक्शन सेम है। क्या कहते हो? तो अब चांसेस हैं कि फर्स्ट वायर के लेफ्ट में या सेकंड वायर के राइट में। अगर मैं फर्स्ट वायर के लेफ्ट में कोई पॉइंट चॉइस करता हूं जहां पे मुझे ये क्लेम करना है कि ये 0 हो रहा है, तो यहां पर भी ये 0 नहीं होने वाला। बोलो क्यों?
क्योंकि हम एक ऐसी वायर के नजदीक आ रहे हैं जिसमें करंट ज्यादा है और एक ऐसी वायर से दूर जा रहे हैं जिसमें करंट कम है, तो वो इक्वल हो ही नहीं सकते। याद करो, ये मैंने चार्जेस के लिए पढ़ाया था आपको। इसका मतलब इस तरफ जीरो होने का चांस नहीं है, बीच में इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम है। बोथ विल जनरेट द मैग्नेटिक इंडक्शन विच विल बी इनवर्ड्स, तो सेम डायरेक्शन रहने की वजह से बीच में जीरो नहीं होगा। अब फर्स्ट वायर के लेफ्ट में इसलिए जीरो नहीं होगा क्योंकि हम ज्यादा करंट वाली वायर के नजदीक आ रहे हैं, तो इसका मैग्नेटिक इंडक्शन ज्यादा होगा, और सेकंड वाली वायर का मैग्नेटिक इंडक्शन यहां पर इसकी बराबरी कर नहीं सकता क्योंकि करंट कम और डिस्टेंस भी ज्यादा ले रहे हो तुम। तो फिर श्योरली ये पॉइंट कहां बन सकता है? यहां कहीं बनेगा। लेट्स से कि हमने इसको कहा कि ये डिस्टेंस x है, तो दूसरी वाली सॉरी पहली वाली वायर से इसका सेपरेशन कितना हुआ? a प्लस एक्स, और दोनों को इक्वल कर दें। ठीक है, दोनों को इक्वल कर दें तो आपको मिल जाएगा आंसर। तो इक्वल ऐसे करेंगे हम, म्यू नॉट 2i डिवाइडेड बाई 2 पाई, इसके लिए डिस्टेंस आपने किया a प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट i डिवाइडेड बाई 2 पाई, इसके लिए डिस्टेंस x। एकदम क्रिस्टल क्लियर, पक्की बात? यस सर। हाँ, म्यू नॉट कट गया, 2 पाई कट गया, i कट गया, म्यू नॉट 2 पाई i कट गया, इधर बचा 2 डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। थोड़ी देर बैठो बोलना, मैं आता। तो 1 अपॉन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2x इज इक्वल टू a प्लस एक्स, x इज इक्वल टू a, नहीं कुछ गलत लिखा ना, कुछ गलत लिखा है यहाँ पे, गड़बड़ कर रहा हूँ एक्चुअली, कुछ रिलेटिव्स आ गए हैं। वेल एनी हाउ 2x इज इक्वल टू, सही तो लिखा था, a प्लस एक्स, सही जा रहे थे? यस सर, डी पॉइंट पे जीरो। हाँ, तो इनफैक्ट डी पॉइंट पे जीरो जा रहा था, हमने कैलकुलेट नहीं करा। वेल तो x इज इक्वल टू ए आ जाएगा, मतलब इसका आंसर भी चलो बातों बातों में बन गया, ये भी जीरो ही है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि ये 2 और ये 2 कट गया, ये इक्वल मैग्नीट्यूड में आ गए, तो डी पॉइंट विल जनरेट द आंसर टू बी इक्वल टू जीरो। बढ़िया, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको होमवर्क में करना है। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, आपने सोचना है, ये नीचे इसका आंसर गिवन है, आपने इसको होमवर्क में करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल बी टेकिंग वन मोर क्वेश्चन व्हिच आई फील फॉर द करंट ट्रेंड्स ऑफ एग्जामिनेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है जो मैं अब लेने जा रहा हूं आपको। बाकी सब वैरायटी पूछ लिया है इसने, लेकिन ये वाला टाइप का क्वेश्चन कभी अब तक इसने पूछा नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोंट मिस इट एंड डोंट फील लाइक लास्ट क्वेश्चन है इसलिए सर जानबूझ के उसको इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, वाकई इंपॉर्टेंट है। देखें, अब पहले तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें और थोड़ा सा बर्दाश्त करें, 10 मिनट अगर एक्स्ट्रा जाते भी हैं तो। हमको एक मेटल की शीट दिया है, वायर नहीं गिवन। वायर्स के केसेस हमें पता होते हैं, शीट वाला केस हम पहली बार कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन आ सकता है जेई में खास करके, और इवन नीट में अगर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के इसको कंसिडर किया उसने तो ये नीट में भी आ सकता है, सीटी में भी आ सकता है। तो शीट है हमारे पास ऐसी, उसकी विड्थ है W। अब पॉइंट P दे दिया इन्हें यहाँ पे, इसने ए गैप पर, वन ऑफ द एंड ऑफ शीट से इसने ए गैप पर पॉइंट P दे दिया। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा इसका। सो वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला फॉर शीट, एक्चुअली हमारे पास शीट का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो करें क्या यहाँ पे, कैसे इस चीज को आइडेंटिफाई करें? तो हम एक सिंपल सा लॉजिक या कह लीजिए ट्रिक ये लगाएंगे कि हम शीट पर एक छोटा सा सेगमेंट वायर की तरह इमेजिन करेंगे। मानो जैसे हमने शीट पर एक छोटी सी वायर बना ली, ठीक है, ऐसे करते हैं, थोड़ा दूर ले लेते हैं। मानो जैसे हमने इस शीट पे एक छोटी सी वायर बना ली। अब ये जो वायर है इसकी विड्थ आप कह सकते हो कि dx है, ठीक है? आ रहे बेटे, बात समझ में आ रही है?
इसकी विड्थ आपने बोला dx है। अब इसमें से भी बेटा कुछ ना कुछ करंट जाएगा, इसमें से कुछ ना कुछ करंट जाएगा, बट वो करंट I नहीं होगा, क्योंकि I जो करंट है वो पूरा का पूरा फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ है। अब जस्ट आप ऐसे इमेजिन करो कि एक ऐसी नदी बह रही है, अब उस नदी में आपने एक पाइप पकड़ लिया, तो उस पाइप में से थोड़ा पानी जाएगा ना, ऐसा थोड़ी है कि नदी का पूरा पानी उस पाइप में से जाएगा। आ रहा है एग्जाम्पल, समझ आ रहे हैं? Yes. Yes, sir. तो बच्चों यहां जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट DI जा रहा होगा, हम सबसे पहले वो DI निकालते हैं। तो DI देखो हम कैसे निकालेंगे, करंट पर यूनिट विड्थ, मतलब ये पूरे करंट को हम छोटे छोटे विड्थ्स में डिवाइड करेंगे, जैसे होता है ना मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, वैसे हमने करंट पर यूनिट विड्थ किया इनटू विड्थ ऑफ Element. एलिमेंट। तो ये जो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे चॉइस किया, उसकी विड्थ लिखी मैंने। प्रोसेस समझ में आया? Yes. Yes. तो ये हो जाएगा I by W into dx। जैसे होता है ना, हम लोग लीनियर मास डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ एलिमेंट, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ एलिमेंट, वैसे ही मैंने लिखा करंट पर यूनिट विड्थ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ एलिमेंट। क्लियर हुई बात? Yes, sir. अब चलो ये मानते हैं बेटा कि ये जो छोटी सी वायर मैंने कंसिडर की शीट पर, ये x डिस्टेंस पे है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन सिर्फ इसकी वजह से लिखेंगे। अब वायर का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है फॉर्मूला वायर का? म्यू नॉट उसमें जाने वाला करंट DI डिवाइडेड बाय 2, अगर मैं गलत नहीं हूं, पाई x। देखें, फील करें इस बात को, सही लिख रहा हूं? Yes. म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई r है ना। तो इस फॉर्मूले को ऑब्टेन्ड डेटा के हिसाब से या ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशंस के हिसाब से पूरा कर लो, तो ये हो गया बेटा I by W dx डिवाइडेड बाय 2 पाई x। अब सोचो कि क्या ये शीट इसी तरीके की छोटी छोटी एलिमेंटल वायर्स को जोड़ के बनी होगी? Yes. तो अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, तो क्या मुझे इसी तरीके के एलिमेंटल वायर्स के मैग्नेटिक इंडक्शन को जोड़ना पड़ेगा? हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes. तो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे आएगा? Integration of D. इंटीग्रेट करके, किसको? dB को। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताओ लिमिट क्या लगाएंगे? तो A पॉइंट, से A plus W। हाँ हाँ हाँ, बोले बोले बोले, सुना नहीं मैंने ठीक से, कहां से? A से A plus W। वेरी गुड, शाबाश। A से लेके A प्लस W, वेरी गुड। क्योंकि पहला एंड जो है अपना वो A पर आ रहा है और दूसरा एंड A प्लस W एक्स्ट्रा। आप dB की वैल्यू पुटअप करें, लेकिन जब आप dB की वैल्यू पुटअप करेंगे तो वो नंबर्स, वो वैल्यूज जो कांस्टेंट हैं वो बाहर निकालने। म्यू नॉट कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, W कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालें आप। तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय विड्थ भी कांस्टेंट है ना नंबर के हिसाब से, 2 पाई W, करेक्ट निकाला मैंने। म्यू नॉट I W 2 पाई, ये सब बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन रन होने जा रहा है A से लेके A प्लस W पे 1/x dx, ठीक है। अब आप जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन ln of log x हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल टेक म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई W ln of x, लिमिट्स आर रनिंग फ्रॉम A से A प्लस W। थोड़ा सा मैं क्विकली कर रहा हूं, बहुत लेक्चर को मैंने एक्सटेंड कर दिया। 2 पाई W ln of A plus W minus ln of A, and we will be just finalizing this as mu naught I divided by 2 pi W, ये ln A plus W divided by A, क्या कहते हो? yes. आ गया आंसर? Yes. So in my opinion this is going to be a very important question, इसको जरा केयरफुली करें आप, मतलब इसको बाय हार्ट कर लें, याद कर लें इस तरीके के आंसर्स को, या इस तरीके के, हो सकता है ये एग्जामिनेशन में आपको कुछ डेटा के साथ पूछा जाए कि ये सो एंड सो सेपरेशन है और I का कुछ वैल्यू दिया जाए आपको और W का कुछ वैल्यू दिया जाए, तो दैट वे, और या फिर इस तरीके से जैसे आपके सामने मैंने अभी फिलहाल रखा।
सो यहाँ पर हम ये सारा जो फर्स्ट पार्ट है इसका, ये हमने खत्म कर लिया। अगली क्लास में होपफुली हम एम्पियर्स लॉ पर बात करेंगे। रुक जाए।